नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हमारे दोस्तों इतिहास की दूसरी क्लास होने जा रही है। तो इतिहास की क्लास में दोस्तों आज हम समझेंगे कि इतिहास की जानकारी के स्रोत क्या-क्या होते हैं। आखिर हम इतिहास को पता लगाने के लिए या इतिहास को पढ़ने के लिए क्या-क्या स्रोत होते हैं और उसकी जानकारी के लिए हमें कौन से स्रोत देखने पड़ते हैं। तो इतिहास की जानकारी के स्रोत दोस्तों मुख्य रूप से 3 होते हैं। एक होता है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत और तीसरा होता है विदेशी यात्रा वृत्तांत। पुरातात्विक स्रोत सबसे प्रामाणिक होते हैं क्योंकि पुरातात्विक स्रोत व्यक्ति के आधार पर दोस्तों चेंज नहीं कर सकते। अर्थात पुरातात्विक स्रोत हमारे सोच या किसी शासक या व्यक्ति की सोच पर बदले नहीं जा सकते। अर्थात जो अभिलेख किसी पत्थरों पे लिखा होगा, जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, अहोल अभिलेख, तो इनको दोस्तों चेंज नहीं कर सकते क्योंकि जो पत्थरों पे लिखा हुआ है वो कभी चेंज नहीं हो सकता है। जो जमीन के उत्खनन से निकले हुए सामान है वो प्रत्यक्ष है और उनको हमारी आधार पर चेंज नहीं किया सकता है। जैसे मुद्राएं होते हैं दोस्तों पुरातात्विक स्रोत, मृद भांड पुरातात्विक स्रोतों में आते हैं। मृद भांड मिट्टी के बर्तनों को कहते हैं, मोहरें आते हैं, चित्रकलाएं आते हैं, मूर्ति कला आते हैं, भवन आते हैं और स्मारक आते हैं। तो इस आधार पर हम दोस्तों पुरातात्विक स्रोत को सबसे प्रामाणिक स्रोत कह सकते हैं, जिनमें हम अभिलेख, मुद्राएं, चित्रकलाएं, मूर्ति कलाएं, भवन, मोहरें और मृद भांड जैसे तमाम पुरातात्विक स्रोत इतिहास की जानकारी के सबसे प्रामाणिक स्रोत कहे जाते हैं। उसके बाद आता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत इतिहास की जानकारी के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं वो सबसे प्रामाणिक होते हैं, लेकिन जो साहित्यिक स्रोत होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। तो साहित्यिक स्रोतों को सबसे महत्वपूर्ण क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि पुरातात्विक स्रोतों से हमें इतिहास के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। अर्थात हम इनसे ज्यादा जानकारी इकट्ठा नहीं कर सकते। लेकिन जो साहित्य में लिखा होगा उसमें हमें किसी भी इतिहास या किसी भी साम्राज्य या किसी भी शासन या शासन काल का पूरा घटना हमें इसमें विस्तार रूप से मिल जाता है। इसलिए हम साहित्यिक स्रोत को सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कहते हैं, क्योंकि दोस्तों साहित्य ही हमारे इतिहास का बताता है। क्योंकि साहित्य दोस्तों उसमें पूरे शासन और पूरे साम्राज्य के बारे में पता होता है। जैसे साहित्य को हम कहते हैं कि संबंधित समाज का दर्पण साहित्य को कहते हैं। क्यों कहते हैं साहित्य को संबंधित समाज का दर्पण? हमारा समाज आज कैसा है 2040 में कौन बताएगा? साहित्य ही तो बताएगा। आज हमारा जो 2025 का समाज है, साहित्य है, तो वो कौन बताएगा 2040 में? हमारा साहित्य तो बताएगा। तो साहित्य स्रोत दोस्तों इतिहास की जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। और ये दोस्तों अपने आप में दो भागों में है। एक है धार्मिक साहित्य, एक है लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य दोस्तों ऐसा साहित्य होता है जो किसी धर्म से संबंधित हो। और जो धार्मिक साहित्य है दोस्तों वो दो भागों में है। एक है ब्राह्मण साहित्य और दूसरा है ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में दोस्तों आमतौर से हिंदू धर्म आता है, और जो हिंदू धर्म के खिलाफ हो, जो दोस्तों ये जैन और बौद्ध धर्म है, ये एकदम हिंदू धर्म के खिलाफ है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो धार्मिक साहित्य है उसको हम ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर, जो ब्राह्मण धर्म से परे हो, उसमें बांटते हैं दोस्तों। धार्मिक साहित्य में वेद सबसे पहले आते हैं। तो वेदों को दोस्तों वेद दोस्तों किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा है। जिस समय वेदों की रचना हुई वो बाद का समय था, अर्थात वो उत्तर वैदिक या उत्तर वैदिक के जो बाद का समय था, उस समय दोस्तों वेद लिखे गए हैं। क्योंकि वेद एक दूसरे में जो कन्वर्ट हुए हैं वो सुन सुनकर हुए। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो वेद हैं दोस्तों वो सुन सुनकर एक दूसरे में दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर हुए। इसलिए हम वेदों को श्रुति साहित्य भी कहते हैं। तो इन वेदों पर दोस्तों भाष्य लिखे गए हैं। अर्थात वेदों की भाषा दोस्तों बहुत ही कठिन थी। जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो इन 4 वेदों के दोस्तों अलग अलग नियम है। जैसे ऋग्वेद को दोस्तों चिकित्सा शास्त्र के रूप में माना जाता है, यजुर्वेद को युद्ध कला में जाना जाता है, सामवेद को कला एवं संगीत में जाना जाता है और अथर्ववेद को भवन निर्माण कला में जाना जाता है। तो अलग अलग वेदों के बारे में दोस्तों हम अलग अलग पढ़ेंगे। आज हमारी क्लास केवल इतनी है कि हम इतिहास की जानकारी के स्रोतों को समझें। तो ब्राह्मण साहित्य में दोस्तों 4 वेदों के बारे में पढ़ेंगे हम, उनके बारे में जो पूरा विस्तार है। और ब्राह्मण ग्रंथ दोस्तों
जो वेद है उनको थोड़ा सरल भाषा में लिखा समझाया गया है। और ये दोस्तों आमतौर पर गद्य शैली में लिखे गए हैं। जो किसी भी काव्य या किसी भी साहित्य के जो दोस्तों दो शैलियां होते हैं, एक होता है गद्य शैली और एक होता है पद्य शैली। गद्य शैली क्या होता है कि जो आम हमारी लैंग्वेज है, जो आम हमारी बोलचाल है, उसमें जो लिखा जाता है उसे हम गद्य शैली कहते हैं। जैसे मतलब कोई निबंध लिखना है, पर्यावरण पर कोई निबंध लिखना है, तो हम उसे गद्य शैली में लिखते हैं, जो हमारी आम बोलचाल है, जैसे उपन्यास है। और पद्य शैली दोस्तों उसे कहते हैं जो जिसमें अलंकार होते हैं, जिसमें छंद होते हैं, जिसमें व्याकरण के नियम होते हैं, पद्य शैली उसे कहते हैं। और पद्य शैली में जैसे कविताएं होती हैं, जैसे संगीत होते हैं, तो ये तमाम पद्य शैली में होते हैं। और जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं दोस्तों, वो आमतौर पर गद्य शैली में लिखे गए हैं। उसके बाद आरण्यक आता है दोस्तों। आरण्यक दोस्तों जंगलों में लिखे गए हैं, अर्थात जो हमारे जंगलों में जो ऋषि मुनिया जाते थे और वो जंगलों में अपना ज्ञान अर्जित करते थे, और जो उनके शिष्य थे वो भी जंगलों में बैठकर जो ज्ञान अर्जित करते थे। तो इसको दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो आरण्यक हैं वो जंगलों में ग्रहण कर गए हैं और वेदों का ही एक ये भाग है दोस्तों। तो वेदों को सही व्याख्यान करने के लिए जो भाष्य लिखे गए हैं, जो इनको सरल रूप में लिखा गया है, वो है ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। तो उपनिषद दोस्तों हमारे भारतीय दर्शन को भी परिभाषित करता है, जो हमारा संपूर्ण भारतीय दर्शन है दोस्तों। भारतीय दर्शन अगर आपने पढ़ना है तो आप उपनिषदों से पढ़ सकते हैं। जैसे कठोपनिषद में यम और नचिकेता का जबरदस्त जो दार्शनिक प्रश्न उत्तर होता है दोस्तों, तो आप पढ़े उसको। और हम हालांकि उसको आगे क्लासों में पढ़ेंगे, अभी हम केवल इतना पढ़ रहे हैं कि जो उपनिषद है वो भारतीय दर्शन को प्रदर्शित करते हैं, चाहे वो कठोपनिषद हो, चाहे वो छांदोग्य उपनिषद हो। छांदोग्य उपनिषद में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का पहली बार उल्लेख मिलता है। और जो मुंडकोपनिषद है, मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है। तो हम आगे इनको आने वाले क्लासों में पढ़ेंगे, जो हमारे कठोपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद है, और सभी उपनिषदों के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे वेदांग लिखे गए। तो जो दोस्तों वेदों का जो अंतिम भाग है उसे हम कहते हैं वेदांत। वेदांग नहीं कहते, वेदांग दोस्तों अलग है और वेदांत अलग है। उपनिषदों को ही वेदांत कहते हैं। तो जो हमारे दोस्तों 6 वेदांत है, जो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण, ये दोस्तों बहुत ही व्यापक है। तो हम इसको आज नहीं पढ़ेंगे। जो शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है, उनको हम अपने अगले क्लासों में पढ़ेंगे। अभी केवल हम इतना बता रहे हैं कि जो हमारे वेदांग है और जिनकी व्याख्या करने के लिए जो सरल और सरल भाषा में लिखे गए हैं, उनको हम वेदांग कहते हैं। और ये 6 हैं दोस्तों। सूत्र साहित्य क्या होता है दोस्तों? सूत्र साहित्य दोस्तों जो हमारे नियम होते हैं, जो विधि विधान होते हैं, जो यज्ञ होते हैं, उन सभी का उल्लेख दोस्तों आसान भाषा में सूत्र साहित्य में दिया गया है। सूत्र साहित्य मतलब जैसे स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र, सुलभ सूत्र और कल्प सूत्र जैसे दोस्तों सूत्र इसी में आते हैं। और इनमें दोस्तों आमतौर पर जो हमारे नियम है, जो हमारे यज्ञ है, उनके बारे में उल्लेख है दोस्तों सूत्र साहित्य में। स्मृतियां दोस्तों, अब स्मृतियां दोस्तों जैसे हमारी सभी जो साहित्य, जो हमारी प्राचीन वैदिक प्राचीन सभ्यताएं हैं दोस्तों, जो आमतौर पर वैदिक सभ्यता है, वो कहीं ना कहीं स्मृतियों पर भी डिपेंड करती है। और जो हमारा दोस्तों आधुनिक भारत था, लगभग आधुनिक भारत में दोस्तों स्मृतियों पे हमारे जो सिविल लॉ चलते थे, जो अभी बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है दोस्तों, यूसीसी का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो हमारा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड दोस्तों अब पहले लागू हुआ था, तो ये पहले दोस्तों स्मृतियों पर लागू होता था। जैसे मनुस्मृति से हमारे दोस्तों जो सिविल लॉ थे वो चलते थे। महाकाव्यों के बारे में अलग पढ़ेंगे दोस्तों हम। जो महाकाव्य हमारा महाभारत और रामायण है उनके बारे में पढ़ेंगे। पुराणों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, और जो हमारा वायु पुराण है। जैसे मत्स्य पुराण दोस्तों शुंग वंश और सातवाहन वंश है, और जो विष्णु पुराण है वो मौर्य वंश है, और जो वायु पुराण है वो गुप्त वंश से संबंधित है। तो इन पुराणों के बारे में हम दोस्तों गहन अध्ययन करेंगे। और पुराणों से दोस्तों हमारा जो इतिहास है उसकी सटीक जानकारी मिलती है, मतलब जो क्रमबद्ध इतिहास की जानकारी मिलती है वो हमें पुराणों से मिलती है। और पुराण दोस्तों हमारे जो शुंग वंश के दौरान लिखे गए थे। और इसके बाद आता है दोस्तों हमारा ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मणेतर साहित्य मतलब दोस्तों
हिंदू धर्म के जो भी खिलाफ है दोस्तों वो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। मैंने पिछली कक्षा में बताया था हमें आपको कि कैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म में महावीर स्वामी और बुद्ध जैसे क्षत्रिय कुल में जन्म लेने व्यक्तियों ने जन्म लिया, और दोस्तों इन्होंने इन इन धर्मों के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ी, क्योंकि इनमें दोस्तों जो ब्राह्मण वर्ग था वो अपनी जो तानाशाही था वो एक रूपता कर रहा था, और कहीं ना कहीं इसके खिलाफ इन क्षत्रिय व्यक्ति जो महावीर और बुद्ध थे इन्होंने इन धर्मों के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ी, और समाज की जो शोषित वर्ग जो हमारे दोस्तों वर्ण व्यवस्था थी उत्तर वैदिक काल में, तो कहीं ना कहीं इनके उद्गमन से उस व्यवस्था को इन्होंने तोड़ने का प्रयास किया। तो ब्राह्मणेतर साहित्य में दोस्तों जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक और आजीवक संप्रदाय आते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य ऐसा साहित्य होता है जो किसी धर्म से संबंधित नहीं होता है, जो मतलब किसी की जीवनियां होंगी, किसी की दंत कथाएं होंगी, मुहावरे होंगे, लोकोक्तियां जो आम जीवन में प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक जीवनियां आती है, जो आत्मकथाएं आते हैं, कल्पना प्रधान साहित्य आता है, जो मिथक होते हैं, जो अफवाहें होते हैं, जो दंत कथाएं होते हैं, मुहावरे, लोकोक्तियां, और ये सभी दोस्तों हमारे लौकिक साहित्य में होते हैं, जो इस लोक से संबंधित होता है, इस लोक से संबंधित होता है, और किसी व्यक्ति विशेष या हमारी आम बोलचाल जो साहित्य में है उसमें इसका वर्णन किया जाता है। उसके बाद दोस्तों विदेशी यात्रा वृत्तांत। विदेशी यात्रा वृत्तांत को दोस्तों हम उतना प्रबल और प्रमाणिक नहीं कहते हैं, क्योंकि इनको हम प्रबल और प्रमाणिक इसलिए नहीं कहते क्योंकि इसमें जो लेखक, जो कवि होता है वो कभी भी अपने जो इतिहास का है और जो दूसरे का इतिहास है उसको आंकता नहीं है। वो एकदम जो अपना इतिहास है, अपने जो देश का इतिहास है उसको सर्वोच्च मानता है दूसरे के इतिहास में। और कहीं जो दोस्तों जो इसमें कहीं जो लेखक जो विदेशी यात्री थी उन्होंने कहीं ना कहीं अपने जो इतिहास के बारे में अच्छा लिखा और दूसरे के इतिहास में गलत लिखा। तो विदेशी यात्रा वृत्तांत को हम दोस्तों 3 भागों में बांटते हैं, यूनान के लेखक, चीन के लेखक और अरब के लेखक। तो यूनान में दोस्तों जैसे टीसीएस आता है, हेरोडोटस आता है, सिकंदर आता है। सिकंदर के साथ दोस्तों 3 महान और लेखक आए थे जिनका नाम था निरियाकस, अरिस्टोबुलस और ओनिसिक्रिटस। तो ये 3 व्यक्ति थे जो सिकंदर के साथ आए थे। और मेगास्थनीज भी दोस्तों यूनान के व्यक्ति थे जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी और मौर्य साम्राज्य का जो पूरा शासन व्यवस्था है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो सांस्कृतिक व्यवस्था है और जो भौगोलिक व्यवस्था है उसके बारे में बताया है। और इन सब क्लासों को दोस्तों मैं अभी आपके पास एक बार फिर से बोला हूं, हम आने वाले क्लास में पढ़ेंगे। डायमेकस दोस्तों बिंदुसार के दरबार में आया था, डायनोसियस अशोक के दरबार में आया था, इनके बारे में हम अलग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों हम चीनी यात्रियों के बारे में अलग पढ़ेंगे, चाहे वो फाइयान हो, चाहे सुंगयुन हो, चाहे हुएनसांग हो, चाहे इत्सिंग हो। तो जो फाइयान थे दोस्तों ये हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे, लगभग 320 ईस्वी के बाद में आए थे फाइयान। उसके बाद सुंगयुन आए थे, उसके बाद हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए, इन्होंने हर्षवर्धन के साम्राज्य के विस्तार में कहा है। उसके बाद दोस्तों इत्सिंग आए थे। उसके बाद विदेशी यात्री जो अरबी हैं वो भी आए थे, अरबी यात्री जैसे सुलेमान आया था, सुलेमान प्रतिहार नरेश भोज के दरबार में आया था, अल मसूदी आए थे दोस्तों, अल बरूनी आए थे और इब्न बतूता आए थे दोस्तों। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम विदेशी यात्रा वृत्तांतों के बारे में भी अपने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी हमें मिलती है, और ये दोस्तों हमारे इतिहास की जानकारी के स्रोत थे। और आप इसको एक बार लिख दीजिए, और आने वाले क्लास में हम दोस्तों अभिलेखों की अलग से एक क्लास करेंगे, मुद्राओं और सिक्कों की अलग से एक क्लास करेंगे, चाहे वो अभिलेखों में कोई भी अभिलेख हो दोस्तों, जूनागढ़ को हो, हाथी गुम्फा हो, अहोल अभिलेख हो, नासिक अभिलेख हो, इन सभी अभिलेखों के बारे में हम अलग अलग क्लास करेंगे। तो अर्थात अभिलेख की एक क्लास अलग चलेगी, मुद्राओं की एक क्लास अलग चलेगी, मृद भांड जो मिट्टी के बर्तन है उनकी अलग क्लास चलेगी, चित्रकला की अलग क्लास चलेगी। और इसी तरह दोस्तों हम जो हमारे 4 वेद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, आरण्यकों के बारे में, ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे, अपने जो कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषदों के बारे में पढ़ेंगे, अपने 6 जो हमारे वेदांग हैं दोस्तों इनके बारे में पढ़ेंगे, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष के बारे में पढ़ेंगे, सूत्र साहित्य चाहे वो कल्प सूत्र हो, सुलभ सूत्र हो,
धर्म सूत्र हो, स्रोत सूत्र हो, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। मनुस्मृति और उन सभी स्मृतियों के बारे में पढ़ेंगे। महाकाव्य महाभारत और रामायण के बारे में पढ़ेंगे। तो ये दोस्तों हमारी इतिहास की जानकारी के स्रोत थे, और हर एक पॉइंट को हम पढ़ेंगे अलग अलग टॉपिक में, क्योंकि इतना बड़ा ये सिलेबस है दोस्तों, तो एक उसमें नहीं होगा ये पूरा, तो इनका दोस्तों हम अलग अलग से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।